हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में। आज एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो एस्टिमेशन के रिगार्डिंग जनरली एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि एसएससी जेई के एग्जाम में भी एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं हमसे, या जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के एग्जाम्स जो होते हैं बीटीआर के, इसके अंदर भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट नोट टाइप कुछ एग्जाम्पल या कुछ डेफिनेशंस जो पूछ सकते हैं, उनको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे सब हेड आइटम ऑफ वर्क। कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है स्टूडेंट, हमें उनको सब हेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ वर्क, कंक्रीटिंग वर्क, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एक्सेट्रा। देन हर एक सब हेड जो होता है स्टूडेंट हमारा, उसके अंदर अलग अलग आइटम ऑफ वर्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अर्थ वर्क करना है तो अर्थ वर्क के अंदर क्या होगा, एक्सकवेशन भी आ जाएगा, बैंकिंग भी आ जाएगा, कटिंग भी हो जाएगी। वो सारा काम जो भी होगा हमारा अर्थ वर्क का, हमारे अर्थ वर्क के हेड के अंदर आ जाएगा। और जो हम डिटेल एस्टिमेट जो प्रिपेयर करते हैं वो हम सब हेड वाइज ही प्रिपेयर करते हैं। अब मेन मोटिव जो होता है हमारा कि हम हमारे प्रोजेक्ट को सब हेड में क्यों बांट रहे हैं। जब मैंने क्या किया, हमारे वर्क को सब हेड में डिवाइड किया, तो हमारे प्रोजेक्ट पे एक फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा। जैसे मुझे अर्थ वर्क करना है, अर्थ वर्क में मेरा इतना कॉस्ट जो है टोटल प्रोजेक्ट का लगना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं उसको अर्थवर्क के काम को करवाऊंगा। ब्रिक वर्क है, उसके अंदर कितनी कॉस्ट लगेगी वो हमें पता होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा कि हमारा इस पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी रहेगा कि मुझे 10 दिन के अंदर नींव की खुदाई करनी है तो मैं 10 दिन के अंदर ही उस काम को करूंगा। यदि मेरा काम 10 की जगह 11वें दिन चला जाता है तो उससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी, जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को। देन है हमारा सब वर्क। अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, उनको मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे वर्क के अंदर डिवाइड कर देता हूँ और हर एक सब वर्क का मैं डिटेल एस्टिमेट अलग से प्रिपेयर करता हूँ। अब सब वर्क को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो मैंने कह दिया कि जो मेरा जो मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है वो मैंने अलग वर्क के अंदर ले लिया, आउट पेशेंट वार्ड है उसको मैंने अलग ले लिया, इमरजेंसी वार्ड है उसको अलग ले लिया, किचन है, नर्स रूम है, उनको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से मैं सब वर्क के अंदर यदि मेरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दूं स्टूडेंट, तो मेरा एक कंट्रोल रहेगा मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरा, यदि मैं इरिगेशन कैनाल की बात करूं तो उसके अंदर क्या क्या वर्क होता है, मेन कैनाल का अलग होता है, ब्रांच कैनाल का वर्क अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी का वर्क अलग होता है, गेट फॉर्मेशन का वर्क अलग होता है। तो इस तरीके से मैं अपने बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब मैं करूंगा एग्जीक्यूट, तो मेरा फुल कंट्रोल रहेगा मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, जिससे मेरी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है मेरे प्रोजेक्ट की, उसके अंदर कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेड्यूल ऑफ रेट। जब हम शेड्यूल ऑफ रेट की बात करें स्टूडेंट, तो ये एक लिस्ट होती है अलग अलग आइटम की रेट की, जो वर्क मैंने करना है उनकी। और शेड्यूल ऑफ रेट जो है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है, शेड्यूल ऑफ रेट बुक के अंडर में उसको मेंटेन करता है। शेड्यूल ऑफ रेट से क्या होता है स्टूडेंट, हमको हर एक आइटम की जो रेट है वो पता चल जाती है, जिससे मैं अपना प्रोजेक्ट है उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो निर्धारित कर सकता हूँ। यदि मैं रोड वर्क की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसको मेंटेन करता है एक रोड मेटल रेट बुक के नाम से, जिसके अंदर पर किलोमीटर रोड की लंबाई की जो कॉस्ट पड़ेगी उसके अंदर क्या क्या आइटम मेरे को इंक्लूड करने हैं, उन सब की रेट्स उसमें मेंशन रहती है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन या अप्रूवल की। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस होती है किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी प्रपोजल की, कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस पे मेरे को वर्क करना है, कि एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी जो कि अप्रोक्सीमेट होगी वो हमें गिवन होगा, और उसके लिए हमारे को ड्यूरेशन गिवन होगा और डाटा गिवन होंगे कि इस लोकेशन पे मेरे को मेरी ये रोड कंस्ट्रक्ट करनी है। जब कंसर्न डिपार्टमेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल जाए, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर ले, हमारा प्रोजेक्ट जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में चला जाता है, जहां पे उसको डिटेल एस्टिमेट तैयार किया जाता है। उसके बाद में जब फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो गया तो
उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है और एस्टिमेट किया जाता है, वो सारे प्रिपेयर कर दिए जाते हैं। उसके बाद में हमारा काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट, किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए हमारे प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होना जरूरी है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के हमारा प्रोजेक्ट जो है कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ हम एक बात करें, हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वो किस टाइप के एस्टिमेट के लिए होता है। डिटेल एस्टिमेट वहाँ होता है या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है, किस टाइप का एस्टिमेट होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जो होता है वो हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, उसके बाद टेक्निकल सैंक्शन होता है, उसके बाद होता है एक्सपेंडिचर सैंक्शन। एक्सपेंडिचर सैंक्शन मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसपे हमें काम करना है उसके लिए धन कहाँ से आएगा, उसके लिए मनी कहाँ से आएगी। तो जो मनी अलॉटमेंट है उसके क्या रिसोर्सेज हैं वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर सैंक्शन के अंडर में। इट रिप्रेजेंट अलॉटमेंट ऑफ मनी टू मेक द एक्सपेंडिचर। हमारा जो भी खर्चा होगा एक प्रोजेक्ट का उसके लिए जो मनी चाहिए होगी वो हमारा एक्सपेंडिचर सैंक्शन होने के बाद मिलेगी। एक्सपेंडिचर सैंक्शन मतलब अलॉटमेंट ऑफ फंड फॉर स्पेसिफिक वर्क। एक्सपेंडिचर सैंक्शन जो होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जब हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देगा तो हमारे मतलब प्रोजेक्ट के लिए फंड जो है वो अवेलेबल होगा। टेक्निकल सैंक्शन, जब हमारे प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका डिटेल एस्टिमेट तैयार करेंगे। डिजाइन क्या है, शेड्यूल ऑफ रेट क्या है, हर आइटम ऑफ वर्क के लिए कितना मनी चाहिए, जो जो हमारे को डिटेल एस्टिमेट तैयार करने के लिए डाटा जरूरी है वो बनाए जाते हैं। और एक प्रोजेक्ट के हमें रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती है कि हमारे को कितना फंड चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या है, क्या वो फिजिबल है प्रोजेक्ट कि नहीं है, ये सारा कुछ हमें जरूरी पता होना चाहिए। तो टेक्निकल सैंक्शन में स्टूडेंट हमारे को डिटेल एस्टिमेट बना के देना पड़ता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क करना है, ड्राइंग वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। टेक्निकल सैंक्शन इज अकॉर्डेड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो सीधी सी बात है, यदि मेरे को टेक्निकल सैंक्शन लेना है तो टेक्निकल पर्संस की जरूरत होगी और टेक्निकल पर्संस जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। तो इसलिए टेक्निकल सैंक्शन जो होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही हमारे होता है। अगर टेक्निकल सैंक्शन हो गया तो मतलब अब हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्वांटिटी सर्वे, इट मींस एस्टिमेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। तो ड्राइंग के थ्रू मुझे पता है कि मेरे को अर्थ वर्क करना है तो कितनी क्वांटिटी में करना है, मतलब कोई भी वर्क कितनी क्वांटिटी में करना है वो मुझे क्वांटिटी सर्वे के थ्रू पता चलता है। और हर प्रोजेक्ट की हमारे पास ड्राइंग होगी, प्लान होगा, तो वहां से हम कितनी क्वांटिटी में वर्क करना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मेरे पास किसी भी वर्क की क्वांटिटी पता चल गई है तो मैं उसके यूनिट रेट से उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ बात करते हैं हम प्लिंथ एरिया की। प्लिंथ एरिया जो है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमारा एक प्लॉट है जिसके अंदर मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से एक प्लॉट का डिजाइन जो है वो मैंने कह दिया कि ये जो जगह है इसके अंदर मेरे को वर्क करना है। तो ये तो मेरा क्या है, प्लॉट है, और इस प्लॉट के अंदर मेरे को ये एरिया है जिसमें मेरे को वर्क करना है। तो ये जो एरिया जिसमें मुझे वर्क करना है इसको हम कहते हैं प्लिंथ एरिया। कि मतलब जितने एरिया पे मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होएगी वो होगा मेरा प्लिंथ एरिया, जिसको हम मेजर करते हैं हर बिल्डिंग के फ्लोर लेवल पे किसी भी स्टोरी के। तो प्लिंथ एरिया होता है हमारा वो किसी भी फ्लोर लेवल पे एक्सटर्नल डायमेंशंस जो होती है हमारे फ्लोर की उसको डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल कि ये जो बाउंड्री लाइन जो है इसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशंस जो होगी वो हमारी प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होगी। अब इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि जो प्लॉट एरिया है, जो प्लॉट की बाउंड्रीज है और जो बिल्डिंग की बाउंड्री है उनके बीच में थोड़ा बहुत कोई ना कोई गैप हमारा रहना चाहिए। इस गैप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज सेटबैक एरिया। की एक ये क्लियरेंस है हमारे बिल्डिंग की बाउंड्री से, मतलब
प्लिंथ एरिया के और हमारे प्लॉट एरिया के बीच में। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड करना है और क्या क्या हमें इंक्लूड नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3861/2002, इस कोड के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया है कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी और क्या नहीं होगी। ऑल फ्लोर एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट। तो ये जो हमारा प्लिंथ ऑफसेट है स्टूडेंट, उसको हम प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। कि मतलब जो बिल्डिंग बन रही है प्लिंथ लेवल के बाद में जो सुपर स्ट्रक्चर की जो वॉल है उससे बाहर थोड़े से यदि हमने ऑफसेट को छोड़ दिया है प्लिंथ लेवल पे, तो उस ऑफसेट को हम प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन, हमने देखा है जो भी ओपनिंग्स होती है हमारा कि कहीं भी हमने डक्ट वगैरह छोड़ा है तो उसमें सैनिटेशन के लिए या गैस पाइप वगैरह जो अवेलेबल होते हैं वो होती है हमारी इंटरनल शाफ्ट। यदि उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से कम है तो हम उसको प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उसको प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर, अब बात करें हमारा कि एरिया ऑफ पोर्च जो है वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। यदि मेरा पोर्च जो है कैंटिलीवर नहीं है, मतलब जो मेरा बरांडा जो है उसके ऊपर भी यदि मैंने छत डाल रखी है और वो छत उस बरांडे को कवर कर रही है, तब तो मैं उसको प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है स्टूडेंट 3861, ये एकदम क्लियर प्रोविजन देता है कितना परसेंट एरिया उसके अंदर कवर होगा और कितना परसेंट एरिया हमारा नहीं कवर होगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ बरसाती एंड मम्टी एट टेरेस लेवल। देन लास्ट है हमारा स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस को भी मैं इंक्लूड करूंगा प्लिंथ एरिया के अंदर। मतलब स्टेयरकेस को कवर करने वाली जो छत होती है स्टूडेंट, वो प्लिंथ एरिया में आएगी या नहीं आएगी वो यहाँ पता चलेगा, अगर वो इंक्लूड हो रही है यदि वो टेरेस लेवल तक ही है। अब यहाँ हमें पता चलेगा स्टूडेंट क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी है प्लिंथ एरिया के अंदर। एरिया ऑफ लॉफ्ट, एरिया ऑफ लॉफ्ट क्या होता है स्टूडेंट कि हमारा जो मेन फ्लोर लेवल है और जो ग्राउंड लेवल है उनके बीच में यदि हमने इंटरमीडिएट कोई फ्लोर डाल रखा है, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसकी छत है और ये ग्राउंड लेवल है या फ्लोर लेवल है। तो इस छत के और फ्लोर लेवल के बीच में हमने एक टेम्परेरी या कोई दूसरा जो है फ्लोर डाल रखा है, तो ये जो एरिया होगा इस फ्लोर का उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्लिंथ एरिया के अंदर। तो जो एरिया ऑफ लॉफ्ट जो होता है स्टूडेंट उसको हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी आर्किटेक्चरल बैंड या कॉर्निक दिया गया है उसको हम जो है प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। सनशेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट की है तो उसको हम प्लिंथ एरिया में कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। कोई ओपन प्लेटफॉर्म है, टेरेस है, ओपन स्पाइरल सर्विस स्टेयरकेस, ओपन स्पाइरल और सर्विस स्टेयरकेस जो होती है वो प्लिंथ एरिया में नहीं आएगी। ओपन स्पाइरल क्या है कि हमने जो घर की जो मेन बिल्डिंग है उसके यदि अंदर हमने सीढ़ियां लगाई है तब तो हम उसको क्या करेंगे प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करेंगे। यदि वो सीढ़ियां बाहर से है घर के, मोस्टली आजकल जैसे हम देखते हैं घरों में किराएदारों को रखने का भी होता है प्रोविजन कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे तो लैंडलॉर्ड रहते हैं और जो छत है टेरेस पे फर्स्ट फ्लोर बना दिया होता है उस पे हमारे किराएदार रहते हैं। अब प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि किराएदार हमारे घर के अंदर से छत पे ना जाके बाहर से ही छत पे अपने चले जाए, तो उस पर्पज से हम क्या करते हैं हमारे घर के बाहर जो है सीढ़ियों को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो उस टाइप के यदि स्टेयरकेस जो है हमारे तो वो प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। एरिया ऑफ मल्टी मशीन रूम, टॉवर, डोम प्रोजेक्टिंग अबाउट टेरेस लेवल, यदि ये आइटम्स कोई भी यदि मेरे टेरेस लेवल जो छत है टॉप फ्लोर की जो छत है उससे ऊपर कंस्ट्रक्ट है तो उनको हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन इन केस ऑफ एरिया जो है उसका ग्रेटर देन है 2 मीटर स्क्वायर से, तो ये हमसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि इंटरनल शाफ्ट जो है सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए जिसका एरिया मान लो 5 मीटर स्क्वायर है तो क्या वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगी या प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ से हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंटरनल शाफ्ट है जिसका एरिया हम कहते हैं 2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है,
मतलब हमारा एरिया तो 5 मीटर स्क्वायर है, तो उसको हम क्या करेंगे, लेंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है आपके पास, जिसमें कह दिया जाता है कि विच वन ऑफ इज नॉट इंक्लूडेड इन लेंथ एरिया। ठीक है, तो हमको कह दिया स्टेयरकेस, इंटरनल शाफ्ट ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर। देन दूसरा कह दिया हमारा वरांडा या पोर्च कवर्ड विद कैंटिलीवर। तो इस तरीके के ऑप्शन हो तो हमें देखना है कि जो इंटरनल शाफ्ट थी उसका एरिया कितना है। हमने ये तो पढ़ा था कि इंटरनल शाफ्ट जो इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है ये पता है, लेकिन कब इंक्लूड करनी है और कब नहीं करनी है वो हमें पता होना चाहिए। एरिया यदि उसका 2 मीटर से ज्यादा है, हमने जो ऑप्शन दिया उसमें 3 मीटर स्क्वायर था, तो हम कहेंगे वो इंक्लूड नहीं होगी। तो फ्लोर एरिया की बात करें स्टूडेंट हम, तो जो हमारा प्लिंथ एरिया जो है, फ्लोर एरिया की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्लोर एरिया जो होता है हमारा, जो टोटल प्लिंथ एरिया होता है उसके अंदर से दीवार के एरियाज को यदि हम डिडक्ट कर दें तो जो रिमेनिंग एरिया होगा सभी फ्लोर्स का वो होता है हमारा फ्लोर एरिया। फॉर एग्जाम्पल की मेरी बिल्डिंग है जिसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर का एरिया 500 फीट स्क्वायर है, तो टोटल फ्लोर एरिया होगा हमारी बिल्डिंग का वो होता है हमारा 500 प्लस 500 प्लस 500 1500 फीट स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम बात करें फ्लोर एरिया में क्या क्या हम इंक्लूड करें, क्या क्या नहीं इंक्लूड करें, जो हमारे स्टेयरकेस है, एंट्रेंस हॉल है, किचन है, स्टोर है, लेट बाथ है, ये सभी हम क्या करते हैं फ्लोर एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि प्लिंथ एरिया से हम वॉल्स के एरिया को जब डिडक्ट करें तो हमारा फ्लोर एरिया आता है। अब बात करें कि वॉल्स एरिया में क्या क्या इंक्लूड होगा जो कि मुझे डिडक्ट करना है प्लिंथ एरिया से, तो डोर एंड अदर ओपनिंग जो भी होगी वो हमारी इंक्लूड नहीं होगी, वो हमारी वॉल्स के अंदर इंक्लूड होगी। इंटरमीडिएट पिलर, सपोर्ट्स वगैरह जितने भी होंगे वो हमारे फ्लोर एरिया के अंदर इंक्लूड होंगे। पिलास्टर अलोंग द वॉल एक्सीडिंग 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया, ये क्या चीज है। अब हम बात करते हैं पिलास्टर। स्टूडेंट क्या होता है कि हम कोई भी कॉलम या वॉल्स जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर जब आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ ऐड करते हैं, यदि उसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो उसको हम वॉल्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सिंपली हम यदि डिफाइन करें फ्लोर एरिया को तो वो हो जाएगा हमारा प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल ऑफ ऑल फ्लोर्स, और एरिया ऑफ वॉल के अंदर जो आ रहा है हमारा वो ये हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है इन 3 पॉइंट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन एरिया की। तो सर्कुलेशन एरिया होता है स्टूडेंट्स हमारा वो फ्लोर एरिया होता है जिसके अंदर हम इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने कमरा बनाया है एक, उस रूम के अंदर सोफा होगा, टीवी होगा, कुछ टेबल्स रखी होगी, तो उन्होंने कोई ना कोई स्पेस अपना ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उस एरिया को यदि मैं डिडक्ट कर दूं तो रिमेनिंग एरिया मेरे पास बचेगा वो मेरा होगा सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया के अंदर वरांडा, कोई भी पासेज हो गया, कॉरिडोर हो गया, बालकनी है, स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, ये आइटम्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं। सर्कुलेशन एरिया जो होता है हमारा वो यूज होता है हमारे मूवमेंट के लिए कि हम फ्रीली हमारे बिल्डिंग के अंदर मूव कर सकें, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप का होता है। यदि मुझे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन करना है तो उसके लिए जो एरिया होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, जो कि हमारे टोटल प्लिंथ एरिया का 10 to 15% होना चाहिए। जैसे कॉरिडोर है, बालकनी है, वरांडा है, ये सारे हमारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया के अंदर आते हैं। वर्टिकल मूवमेंट जो है उसके लिए जो हमारा सर्कुलेशन एरिया होगा वो होगा हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, और जो होता है हमारे प्लिंथ एरिया का 4 to 5%। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है तो मैं क्या यूज लूंगा, स्टेयरकेस यूज लूंगा। तो जो स्टेयरकेस है वो हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया का एक पार्ट है, लिफ्ट है वो हमारे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया का पार्ट है। तो यदि मुझे वर्टिकल मूवमेंट करनी है उसके लिए जो मुझे एरिया चाहिए वो होता है मेरे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है उसके लिए जो सर्कुलेशन एरिया होगा वो मेरा होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। तो यहाँ हमसे ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि जो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया है वो कितना होगा, जो कि 4 to 5% होता है किसका,
प्लिंथ एरिया का। ध्यान रखना कल को तुम्हें एक पॉइंट आए 4 to 5% प्लिंथ एरिया, 4 to 5% फ्लोर एरिया, तो यहाँ हमारा जो है 4 to 5% किसका होना चाहिए, प्लिंथ एरिया का। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया जो है प्लिंथ एरिया का 10 से 15% होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी स्टूडेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए जब हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ते हैं, या हमें कोई एस्टिमेट बनाने को दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या वर्क होता है। कोई भी एस्टिमेट तैयार करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, देन उसका टेक्निकल सैंक्शन होना जरूरी है, देन एक्सपेंडिचर सैंक्शन अप्रूवल होना जरूरी है। तो ये सारे कुछ डाटा जो है हमें पता होने चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए, और इनमें से हमारे जो है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए किस टाइप का एस्टिमेट जरूरी है, या किस टाइप के एस्टिमेट के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जरूरी है, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम्स के अंदर अराइज होते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स के बारे में। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।